सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज फिर चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर आज शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तो मैं उन्हें अपनी तरफ से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों से पश्चिम बंगाल को मुक्त कराया जाएगा। मैं इसे बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा मानता हूँ। लेकिन चलो, बीजेपी की सरकार आ गई है, कुछ तो बदलेगा। क्या बदलेगा? अब बदलेगा क्या? कुछ तो बदलना शुरू हो गया है। अब आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार पहली बार आई है। इससे पहले 15 साल तक ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार रही है। उससे पुरानी वामपंथियों की रही है या कांग्रेस की रही है। मैं पुरानी बात नहीं करूँगा, मैं अभी हाल की बात करूँगा। आपने कभी सुना, किसी ने पूछा हो कि पश्चिम बंगाल में जाति के आधार पर किसकी कितनी आबादी है? ममता बनर्जी के कितने मंत्री जाति के आधार पर है? ये कभी नहीं पूछा गया। क्यों? क्योंकि उन्हें वो सरकार सूट करती है जो बीजेपी को रोकने में कामयाब थी। अब बीजेपी आ गई है तो अब ये सवाल शुरू हो गए हैं। अब मांग उठने लगी है, मुख्यमंत्री फलानी जाति का होना चाहिए। इस तरह के सवाल उठने लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ सेकुलर, ये काम शुरुआत सेकुलर ने करी है। हालांकि वो अपने को सेकुलर कहते हैं, मैं उन्हें जातिवादी कहता हूँ। उन्होंने बात शुरू करी है, बीजेपी को फलाने वर्ग का इतना, फलानी जाति का इतना वोट मिला, एससी का लगा लो, एसटी का लगा लो, औरों का लगा लो। और उनके इस तरह के नैरेटिव में बीजेपी के नेता भी फंस गए हैं। वो भी ट्वीट करने लगे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे हैं कि फलानी जाति ने हमें सपोर्ट दिया, फलानी ने हमें सपोर्ट दिया। अब यहाँ तक बीजेपी नेताओं की तो कोई बात नहीं, यहाँ तक कि बीजेपी के हैंडल, ट्विटर हैंडल तक इसमें फंस गए हैं। यानी बीजेपी आई, वहाँ जातिवाद शुरू करने वाले सेकुलर हैं, जिन्हें मैं जातिवादी कीड़े कहता हूँ, और ये जातिवाद का आरोप बीजेपी पर लगाएंगे। अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा वहाँ कोई अपराध हुआ, किसी की जाति पूछी गई। लेकिन अब ये जातियाँ ढूंढेंगे। ये तो मैंने आपको सेकुलर राजनेताओं की या इकोसिस्टम की बात बता दी। अब आते हैं सेकुलर मीडिया पर। सेकुलर मीडिया जो बंगाली खबरें हम तक नहीं आने देता था, बहुत खबरें आ रही हैं अब सोशल मीडिया पर। देखें कि टीएमसी वालों ने अपने अलग टोल बूथ लगा रखे थे पैसे वसूली के लिए। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि टैक्सी स्टैंड हो या कुछ हो, वहाँ उनका आदमी बैठा रहता था जो कि सवारी से पैसे दिया करता था, जो उसके सवारी के किराए से अतिरिक्त होते थे। ये सब मैं सोशल मीडिया के आरोप के आधार पर बता रहा हूँ। मैं कभी पश्चिम बंगाल नहीं गया, लेकिन मीडिया ने ऐसी बातें कभी नहीं बताई। एक तो हैरानी की बात ये आ रही है, एक आ रहा है सफ़ेद साड़ी और अगरबत्ती। यानी कोई नेता यदि बीजेपी की तरफ झुकाव है तो कहते हैं, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, उसके घर सफ़ेद साड़ी अगरबत्ती भेज दी जाती थी। सफ़ेद साड़ी ये थी, पहचान थी कि भाई इस तुम्हारे पति को मार दिया जाएगा, तुम विधवा हो जाओगी। लेकिन किसी मीडिया ने ऐसी बातें नहीं बताई जो वहाँ काम करता था। अब वो सब मीडिया जो कभी खबर दे नहीं पाता था, ठीक है, टीएमसी में कितना लोकतंत्र था, इस बातों से पता लगता था, जो मीडिया कभी खबरें दे नहीं पाता था, अब वो सक्रिय हो जाएगा। अब वो हर खबर उठाएगा बीजेपी का नकारात्मक छवि बनाने के लिए, जैसे कि 70 साल के बंगाल के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार हो। ये आप देखेंगे। मैं एक यूट्यूब चैनल भी देख रहा था, एक एक्स इंडियन जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनका कहना था, बंगाल की जीत पर कम टिप्पणी कर रहे थे। उनका कहना था कि बीजेपी गरीब और पिछड़े स्टेट में ही जीतती है। अब उनसे कौन पूछे भाई, बंगाल भारत को आज़ाद हुए लगभग 79 साल हो रहे हैं। 79 से बंगाल में बीजेपी नहीं रही। अगर पश्चिम बंगाल
पिछड़ा है, गरीब है, इंडस्ट्री नहीं है, इसके लिए बीजेपी कैसे जिम्मेदार होगी? पश्चिम बंगाल के पिछड़ेपन के लिए बीजेपी कैसे जिम्मेदार हो गई? ये कोई नहीं बताएगा। ये तो मैं केवल बंगाल का उदाहरण दिया, ये उदाहरण कई राज्यों के दिए जा सकते हैं। फिलहाल क्योंकि चर्चा बंगाल की चल रही है तो मैंने बंगाल का उदाहरण दिया है। तो अब वो सारा इकोसिस्टम सक्रिय हो जाएगा जो पश्चिम बंगाल की हर समस्याओं के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताएगा। अभी इसके बाद देखें आप, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर ट्रंप साहब मोदी को बधाई दे रहे थे। यानी इसका मतलब मैं जो निकाल रहा हूँ, CIA का पश्चिम बंगाल में दखल रहा होगा। अमेरिका दुनिया का शक्तिशाली देश है, CIA हर जगह दखल रखता है, पश्चिम बंगाल में रहा होगा। और ऐसी सरकार तो उन्हें सूट करती है ना, जो बीजेपी को रोके, हिंदुओं को दबाएं, ऐसी सरकार तो सूट करती है, तो TMC क्यों नहीं सूट करेगी? जहाँ तक पड़ोसी पाकिस्तान है, तो पड़ोसी देशों की एजेंसियाँ तो पड़ोसी देशों में सक्रिय होना कोई बड़ी बात नहीं है। ISI भी वहाँ सक्रिय हो सकती है। अब बांग्लादेश का नेता वो कहता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दें। बांग्लादेश के 70 करोड़ लोग उनके साथ हैं। अब ये उम्मीद बांग्लादेश का नेता किस नेता से, किस पार्टी से उम्मीद करेगा? जो भारत विरोधी होगी, हिंदू विरोधी होगी। आप कह सकते हैं बांग्लादेश का नेता कुछ भी कह सकता है। अगर भाई बांग्लादेश का नेता कुछ भी कह सकता है तो वो बीजेपी के नेताओं के लिए तो क्यों नहीं कह सकता? वो इन्हीं नेताओं के लिए क्यों कह सकते हैं? अब आप अगर सब चीज़ देखें, जैसे वहाँ भय का माहौल था, बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रखा था सत्ता वर्ग ने। पश्चिम बंगाल की जो पुलिस थी, TMC की पुलिस, वो तो वैसी सोशल मीडिया पे सक्रिय रहती थी, जो TMC के खिलाफ कुछ लिखता था, भाई चाहे ट्वीट डिलीट कराना हो, चाहे धमकी देना हो, चाहे नोटिस देना हो। अब ऐसे माहौल में आप कल्पना करें जहाँ बीजेपी वालों का टिकना मुश्किल था, जिसे बांग्लादेश के घुसपैठियों का समर्थन प्राप्त था। बांग्लादेश के MLA का, MP का नाम तो मैंने MP का तो बता ही दिया, जो कह रहा बांग्लादेश के 70 करोड़ साथ देंगे। अब ऐसे माहौल में आपको लगता है कि ये राज्य के चुनाव थे? मैं तो ऐसे भी पढ़ रहा हूँ कि TMC का ये है कि अपनी इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे, इस मामले को लेकर। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने का मतलब है कि इस मामले का वैश्वीकरण करना, यानी उन्हें भारत की संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहा। जब तक आप जीतेंगे भारत की संस्थाओं पर भरोसा करेंगे, आप हार जाएंगे, मामला वैश्विक मंचों पर लेकर जाएंगे। अब इन सब चीज़ों को आप देखें, जैसे मैंने बताया, बीजेपी वालों की हत्याएं, उन्हें डराना धमकाना, विदेशी हस्तक्षेप, अगर इन सब को देखें तो क्या जो सेंट्रल फोर्सेस लगी वो गलत हुई? सेंट्रल फोर्सेस ना होती तो क्या भयमुक्त माहौल में भरोसा करके मतदान हो सकता था? मुझे याद आ रही है एक घटना 2019 में के लोकसभा चुनाव में, जब अमित शाह को भी एक जगह घेर लिया गया था और वहाँ पर भी उन पर कुछ हमला हुआ था। उनका बयान मुझे कुछ ऐसे याद आ रहा है कि अगर मेरे साथ सेंट्रल फोर्सेस ना होती तो शायद मैं आज ना बचता। मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो आप देखें, ये चुनाव का मैदान था, ये भारत का चुनाव था, या ये वैश्विक जंग का मैदान था, जहाँ पर बांग्लादेश से की शक्तियाँ भी थी, अमेरिकी शक्तियाँ भी थी, रही होंगी। ट्रंप का ट्वीट बता रहा है पाकिस्तान को होना ही होना है। तो अरे ये सेकुलर, ये तो है ही हिंदू विरोधी हैं। मैं तो इन्हें हिंदू विरोधी नहीं, भारत विरोधी भी कहता हूँ। जो एक तरह से लगातार घुसपैठियों के साथ खड़े हैं, इन्हें भारत विरोधी क्यों ना कहा जाए? तो क्या ये वाकई में भारत में केवल एक आंतरिक राज्य का चुनाव था या एक जंग का मैदान था? मेरा तो मानना है सेंट्रल फोर्स से बहुत ज़रूरी थी, भय के माहौल को ख़त्म करने के लिए, स्वतंत्र मतदान के लिए। तभी तो 93% मतदान हुआ है। तो ये समझे आप, 27 लाख जो दावा किया जा रहा है, जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताकर जिन वोटों को बाहर किया गया है, वैसे तो 91 लाख वोटर कहे जा रहे हैं, लेकिन जो जिनकी मृत्यु हो चुकी या डुप्लीकेट या शिफ्ट हो गए थे, उन्हें छोड़ के 27 लाख, उसके बाद भी 93% वोट हुआ है। पिछली बार से लगभग 30-35 लाख ज़्यादा वोट हुआ है। तो ये तभी हो सकता है जब माहौल में विश्वास हो,
कि हम अपनी मर्ज़ी से वोट डाल सकते हैं। तो ये काम सेंट्रल फोर्सेस ने किया है। विदेशी शक्तियों को भी इससे आघात लगा होगा, निश्चित रूप से आगे पता लगेगा। तो आप खुद लगाइए अंदाज़ा कि ये क्या हो रहा था, बंगाल में क्या होने वाला है। मैंने बता दिया है, जो लोग अब तक सक्रिय नहीं थे वो सक्रिय हो गए हैं, चाहे वो सेक्युलर इको सिस्टम है, और अब अभी सेक्युलर मीडिया भी सक्रिय हो जाएगा। तो देखते रहिए बंगाल में बीजेपी की बात आने के लिए क्या क्या बदलता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।